हैं तो सवाल ही पे चलूं क्योंकि डिटेलिंग से कोई वो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाजत नहीं देंगे वरना हमला होगा। क्या ये डिप्लोमेसी कहिए या खुली धमकी कहिए, ये है क्या मसला? इसके बारे में जरा रोशनी डाल दो जरा। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि आखिर ईरान हमसे डर क्यों नहीं रहा। और वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि दुनिया हमसे डर रही है तो ईरान क्यों नहीं डर रहा? ऐसी जी क्या ताकत है? शायद उनको नहीं पता अल्लाह की ताकत की, उनको हो सकता है ना पता हो। जब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने कह दिया कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के सामने सजदा कर दिया, तो मैं अब दुनिया में किसी को सुपर पावर नहीं मानता, इसलिए नहीं डर रहा है। खुदा से जिसको खुदा से ताकत मिल रही है वो नहीं डर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जबानी नहीं डर रहा है, उतनी ताकत भी इकट्ठा कर लिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आप चुपचाप घर में बैठ जाओ हमारे भरोसे, आपको कोशिश भी करनी है। तो ईरान ने वो ताकत भी इंतजाम कर लिया है। और एक ट्रेलर नमूना जिसको कहते हैं 13 दिन की जंग में दिखा भी दिया है। और इधर ईरान, इधर चाइना, इधर रूस, किंग जॉन, ये सब लोग मिल करके तैयारी भी बड़ी कर लिए। अब वो बुलाते हैं, कैसे बुलाया प्रिंस सलमान को अरब के, और बुला करके 2 दिन तो बहुत राजशाही दावत वावत हुई और तीसरे चौथे दिन उखड़ा उखड़ी हो गई, आस्तीन चढ़ गई एक दूसरे के खिलाफ। मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वहां शायद आस्तीन ना चढ़ी हो, लेकिन इतने बड़े मंच पर जो भी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हुआ, उसको हम लोग की भाषा में आस्तीन चढ़ाना ही बोलते हैं। जी तो वही जो हुआ जेलेंस्की के साथ, फिर प्रिंस सलमान साहब के साथ भी वही हुआ। और कल की जो खबर हुई, जो अभी मीटिंग करके लौटे नेतन्याहू के साथ भी वही हुआ। ये तो नेतन्याहू कह रहे हैं ना, ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ी कह रहे हैं, ये तो नेतन्याहू कह रहे हैं। और जैसे ही वहां से लौटे नेतन्याहू, ईरान ने 10 लोगों की सूची जारी कर दी। टॉप लिस्ट पर नेतन्याहू का नाम, फिर उनके मोसाद चीफ का नाम, फिर आर्मी चीफ का नाम, मिनिस्टर का नाम। तो 10 लोगों की लिस्ट जारी कर दिया कि ये लोग जाकर के देखिए, नेतन्याहू चाह रहे हैं ना कि किसी तरह से अमेरिका जो है इस जंग में फंस जाए। पूरे नेटो कंट्री लगा है अमेरिका को जेर करने में। पूरा यूरोपीय यूनियन की जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सब लोग इस वक्त एक ही ख्वाब सजाए बैठे हैं कि किसी तरह ईरान से अमेरिका उलझ जाए, ताकि जो सबका डायरेक्ट तो कोई अमेरिका को कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो कम से कम लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिका जो है उलझ जाए एक बार ईरान से। तो उन लोग को लगता है कि ईरान भी ठीक हो जाएगा और अमेरिका भी ठीक हो जाएगा। नेतन्याहू भी वही चाह रहे हैं। नेतन्याहू भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से, हम कह रहे हैं जॉर्डन, अरब और इजराइल बगल ही में तो है। अगर ठीक है अरब अपनी जमीन नहीं दे रहा है, जॉर्डन तो थोड़ा बहुत दे भी दिया है, तो इजराइल दे दे ना अपनी जगह, अमेरिका को दे दे कि आप हमारे यहां से हमला कर लीजिए। अब इजराइल क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जब इजराइल की जमीन से हमला होगा तो ईरान का हमला भी तो इजराइल पे होगा। वो अपने नहीं दे रहा है, अरब से कह रहा है तुम दे दो, जॉर्डन तुम दे दो, समझ रहे हैं आप, टर्की और सबसे कह रहे हैं, लेकिन खुद नहीं दे रहे। खुद इसलिए नहीं दे रहे कि जब ईरान की मिसाइलें अमेरिकी बेस को मारेंगी या अमेरिकी तैयारों को मारेंगी, तो मिसाइल तो इजराइल में ही गिरेगी ना, इसलिए खुद नहीं दे रहा है, दूसरे को कह रहा कि आप दे दो, आप दे दो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि हम ईरान से डिप्लोमेटिक टॉक करेंगे, मतलब हम द्विपक्षीय वार्ता करके और इसको शॉर्ट आउट करेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि वो कह दे कि आप परमाणु बम मत बनाओ या लॉन्ग रेंज मिसाइल मत बनाओ। मीटिंगों का दौर चलता रहेगा, जैसे अदालत में तारीखें मिलती रहती है ना, मतलब तारीख पे तारीख करते करते
दोनों पक्ष ठंडा हो जाता है, लड़ते लड़ते कचहरी का चक्कर लगाते लगाते दोनों पक्ष गुस्सा कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक ये नीति बनाई है कि 1 हफ्ता के बाद मीटिंग, फिर 10 दिन के बाद मीटिंग, फिर 2 महीने के बाद मीटिंग। ये मीटिंग का सिलसिला करते 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 दुनिया भूल जाएगी कि अमेरिका ईरान में कभी कोई नाइत्तफाकी भी थी। ये भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी होती है। ये भी बहुत अच्छी पॉलिसी है। जैसे आप किसी से पैसा उधार ले लीजिए, जब वो आवे तो उसको चाय नाश्ता खिलाइए और कहिए कि बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका इंतजाम कर देंगे। ऐसे ही करते करते बेचारा एक दिन आना भी छोड़ देगा क्योंकि आएगा तो आप उसको चाय नाश्ता करा देंगे। चाय नाश्ता करा देंगे तो जितना गुस्सा में वो आया था, गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद देखिए कोई कोशिश करते हैं, आपका काम कर देते हैं। ठीक वैसे ही पैटर्न पे प्रेसिडेंट ट्रम्प चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने अमेरिकियों को भी समझाना है और दुनिया के अंदर अपने वक़ार को भी बचाना है। तो उन दोनों का तरीका क्या है कि एकदम से तो पैर नहीं खींच सकता अमेरिका। भाई अमेरिका है वो तो अमेरिका है ना, उसको एकदम से पैर नहीं खींच सकता। अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। 1 हफ्ते के बाद द्विपक्षीय वार्ता होगी, फिर मिलिट्री टू मिलिट्री बात होगी, फिर ऑफिसर टू ऑफिसर बात होगी, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प से एक दिन करते-कराते खामेनेई साहब से मिलने की बहुत इच्छा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, जो कई साल से पूरी नहीं हो पा रही है। तो लास्ट में हो सकता है कि वो भी पूरी हो जाए। करते-कराते मामला तब तक आधी दुनिया आधा गुस्सा सबका खत्म हो जाएगा और ये सब करते-कराते धीरे से फिलिस्तीन भी बन जाएगा और इज़राइल अपना मुँह देखता रह जाएगा कि भाई हम क्या करें अब? और फिर इज़राइल से अमेरिका कह देंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, भाई तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो अमेरिका आ जाओ। हम तो तुमको जगह दे ही रहे। प्रेसिडेंट ट्रम्प की नेतन्याहू की कोठी बंगला तो सब अमेरिका में बन ही गया होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। और जो इज़राइली जाना चाहे, वो जा सकता है अमेरिका, कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी। धीरे-धीरे आने वाले टाइम में यही होगा, आप देख लीजिएगा। जी। हूती डुबा दिया, तो जंगी बेड़ा के आधार पर वो जंग लड़ पाएँगे? आप समझ सकते हैं इस बात को। ये बात तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी समझते ही होंगे, कि जंगी बेड़ा को लेकर के हम कितना देर टिक पाएँगे। एक नहीं, उनके पास इस वक़्त 7 बचे हैं। 9 में से 7 2 चले गए, 7 बचे हैं। अब 7 में सातों अगर लगा देंगे यहाँ पे तो समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक में 10,000 सेना अगर होगी, तो 80-90 हज़ार सेना लेकर के ईरान की सेना से मुकाबला कर पाएँगे। वो भी वो सेना जो पानी में खड़ी है। अगर मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल गिर गई, अगर उनके एक जंगी बेड़ा पे बैलिस्टिक मिसाइल गिर गई, तो उन सैनिक जो भागेंगे तो जाएँगे कहाँ? समुद्र में भाग के कहाँ जाएँगे? उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। समझ रहे आप? ज़मीन पे तो चलो मिसाइल गिरती है तो कोई बंकर में छिप जाता है, कोई कहीं छिप जाता है, कोई दूर हट जाता है। लेकिन अगर पानी की जहाज पे बैलिस्टिक मिसाइल गिरेगी तो वहाँ कौन-सा बंकर है? वहाँ तो डूबने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो अगर साथ भी अपना जंगी बेड़ा लगा दें तो 70,000 सेना लेकर के और खतरा कितना है? एक साथ 70,000 सेना डूब जाएगी समुद्र में। ये तो साथ अगर जिस दिन एक अमेरिकी मरता है ना, अमेरिका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पैसे का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिकी सोल्जर जब मरता है, वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता है। तो अगर सोचिए कि 7 जंगी बेड़ा में 70,000 सैनिक शहीद हो जाए, उस दिन अमेरिका पर क्या बीतेगी? और किसी बिना ज़मीन के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। मेरीन या युद्धक बेड़ा ये सब सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, सपोर्ट करने के लिए होते हैं सेना को। इनसे आप अस्थायी जंग नहीं लड़ सकते। इससे केवल आप समुद्र की रक्षा कर सकते हैं, सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन आप इससे जंग नहीं लड़ सकते, फुल फ्लैश जंग नहीं लड़ सकते। ये कोई भी आर्मी एक्सपर्ट आपको बताएगा कि फुल फ्लैश जंग लड़ने के लिए आप वारशिप से आप नहीं लड़ सकते। हाँ, वारशिप से आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, आने-जाने का हथियारों की खेप को रोकने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जंग नहीं लड़ सकते। जी। क्या चला रहे नेतन्याहू और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट इश्यू है, उसके बावजूद भी आप उस आदमी को बुला करके अपने व्हाइट हाउस में दावत दे रहे हैं। और आपकी बात कौन सुनेगा भाई? आप ही ने बनाया ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मालिक यही हैं, वर्ल्ड बैंक के मालिक यही हैं, यूएनओ के मालिक यही हैं, लेकिन वो हर जगह इनका बेईमानी चलता है। तो जब आप नहीं आप एक जस्टिस की बात है ना,
आप एक हम्म, कानून बनाए और अदालत बनाए, उसको फैसले को आप खुद नहीं मान रहे, तो फिर आपकी बात को कौन मानता है? जब तो नेतन्याहू के ऊपर वारंट इश्यू है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, उसके बावजूद भी 2-2 बार आप बुला करके अपने व्हाइट हाउस में उसको दावत खिला रहे हैं। फिर आपके हम्म, बनाए कानून को मानेगा कौन? ये तो सिर्फ धमकी, गोला बारूद, मिसाइल, एयर फोर्स के बल पर डरवा करके दुनिया को रखे है ना। कोई इनकी कोई विचारधारा थोड़ी है, न इनकी कोई विचार शैली है, न इनके दिमाग में कोई डिसिप्लिन है। जब उनके ऊपर हमला होता है तो ह्यूमन राइट्स याद आता है, जब फिलिस्तीनी मारे जाते हैं तो उनको ह्यूमन राइट्स नहीं याद आता है। तो ये सब इनकी बात को कोई सुनता नहीं, और रिजीम चेंज करने की बात तो ये कर चुके हैं, कोशिश भी कर चुके। अब क्या बचा है हम्म, इनके पास? जी। अब मैंने आपसे कहा ना हम्म, कि तारीख पे तारीख लगा के जिस तरह से अदालतें जो है मामले को ठंडा कर हम्म, देती हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे ही अभी कई तारीख, आप ये मत सोचिए कि 17 फरवरी लास्ट तारीख है। इसके बाद हम्म। भी कई तारीख मिलेगी अभी। अभी कई हाँ, तारीख जाहिर सी मिलेगी बात। और उसी में करते-कराते मामले को ठंडा कर दिया जाएगा। जी। हाँ, इसी के साथ क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान से अगर उलझे तो इनका ठीक से हो जाएगा। तो हाँ, हाँ, इसलिए हाँ। दुनिया की फिक्र नहीं है। उनको अपने अपने अमेरिका में, अपने पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा ना इसका। वहाँ पे निश्चित। फेस सेविंग करना चाहते हैं। जी। अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ जंगी जहाज भी आ रहे हैं, ये बात निकल आई तो उस पर बात कर लूं। और हथियार भी रवाना किए जा रहे हैं, सब खबरें आ रही हैं, बहुत तमाम चैनल्स पे हैं और बहुत हंगामा खेजी है। मिडिल ईस्ट से बहुत हंगामा है इस पे। लेकिन सवाल ये उठता है इसके पीछे कि अगर अमेरिका जंग नहीं चाहता है तो ये तैयारी किस लिए हो रही है? नहीं, देखिए, पुलिस तैयारी करती है चोर को पकड़ने के लिए, और चोर हम्म, तैयारी करता है पुलिस से बचने के लिए। दोनों की अपनी-अपनी तैयारी होती है। ऐसा नहीं हम्म, है कि तो जंग भले ही हो ना हो अलग बात है। अगर हम्म, मान लीजिए अमेरिका एकदम छोड़ दिया रास्ता, तो ईरान हम्म, सोचेगा मौका अच्छा है, मार दो गोल। समझ रहे हैं आप? हम्म। जैसे सेंटर फॉरवर्ड कैसे होता है फुटबॉल के अंदर, कि जी, अगर जी, वो जी। अगर खाली मिल गया तो गोल मार दो, और नहीं गोल अगर मार दो। ट्रसिल ज्यादा है तो टाइम पास कर लो। हम्म, तो अभी हम्म, ईरान, अगर ईरान खाली छोड़ दिया अपने को, तब तो अमेरिका गोल मार देगा आकर के। और अगर हम्म, अमेरिका खाली छोड़ दिया तो ईरान गोल मार देगा। ईरान ईरान गोल मार देगा। क्योंकि फैसला तो तभी होगा जब कुछ होगा। जब खेल होगा तभी हार जीत का फैसला होगा। खेल ही सही, नहीं होगा सही। तो क्या हार जीत का फैसला। इसलिए दोनों सेनाएं एक दूसरे से डर के मारे अपने को तैयार रखती हैं। ना ईरान अपनी तैयारी छोड़ सकता है और ना ही अमेरिका तैयारी नहीं, छोड़ सकता है। अमेरिका पे। अब बात क्या सही। मान लीजिए अमेरिका के जहाज पर से सारे सैनिक चले जाएं और उस जहाज को हम्म, छोड़ दिया जाए, तो ईरान हम्म, सोचेगा कि लाओ इसको मार ही दिया जाए। खाली खड़ा है हम्म, समुद्र में, मार के डुबा दो, दुनिया से कहने को तो हो जाएगा कि ईरान ने मार दिया। तो ये सब हम्म। स्ट्रेटजी है वार की। लड़ाई हो या ना हो, दोनों सेनाएं अपनी तैयारी पूरी रखती हैं। अभी हाँ, जाहिर देखिए सी बात दुनिया में है। इधर 5 साल के अंदर सिर्फ अज़रबैजान आर्मीनिया की लड़ाई हुई। एक हम्म, एक मुकम्मल लड़ाई तो यही हुई बस। बाकी तो सब हल्की-फुल्की झड़प होती रहती है। लेकिन हम्म। सेनाएँ, हथियार, फाइटर जेट्स तो सब खरीद रहे हैं ना। तैयारी तो सब कर रहे हैं। जी, जी। पूरी, अब सोचिए कि अचानक से मिस्र का नाम आ गया कि साहब वो हम्म, 55 राफेल खरीद लिए और जी। उनके बंकर्स बन रहे हैं, मिसाइल रखने के लिए बंकर्स बन रहे हैं। तो जिसको कोई खतरा नहीं है, वो भी तैयारी कर रहा है। जो लड़ाई में कहीं नाम नहीं है, वो भी तैयारी कर रहा है। अब अरब हम्म, महसूस कर रहा है कि भाई देखो ईरान ने अमेरिका जैसी ताकत को चुनौती दे दी, हम लोग झूठे डरते हैं। टर्की को देख लो, तो अब सऊदी अरब को भी लगा है कि भाई हम भी अपनी मजबूत आर्मी, एक मिलिट्री पावर बनाएँ अपना। तो उनको भी पैसा हो के क्या होगा? पैसा रख के क्या करेंगे जब आपको एक दिन हेलीकॉप्टर से उठा ले जाया जाएगा, मादुरो जैसे। सही, सही। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही अब बात। उन लोग सबको ये बात, और मादुरो के उठने के बाद पूरी दुनिया में सब लोग सतर्क हुए हैं और सबको हम्म, खतरा अमेरिका से ही है। ये काम अमेरिका के अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा कि वो उसको हम्म। प्रेसिडेंट को ही उठा ले जाओ। इन्होंने तो शतरंज की बिसात ही बदल दी बिल्कुल। शतरंज का खेल का नियम ही बदल दिया है बिल्कुल। जी।